इनवॉइसेस। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में बताएगा। टैक्स इनवॉइस के बारे में देखो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? सेक्शन 31 अपन ने पढ़ा है, सेक्शन 12 और 13 के साथ, जहाँ पे अपन यस। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते थे, वहां पे ही अपने टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ लिया था। तो टैक्स इनवॉइस जो होता है, ये देखो पेमेंट के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टैक्स इनवॉइस क्यों इश्यू किया जाता है? ये इसलिए इश्यू, सॉरी, टैक्स इनवॉइस की डेट क्यों कंसीडर की जाती है? केवल इसलिए कंसीडर की जाती है ताकि अपन को टाइम ऑफ सप्लाई का पता चल सके, ठीक है ना। यस जो भी सर। जीएसटी पे होता है वो टोस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग दो कंडीशन बताई थी। गुड्स के केस में तो अपन को टैक्स इनवॉइस कब तक और कैसे इश्यू करना होता है, और सर्विस के केस में कैसे इश्यू करना होता है। तो जैसे एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, वही सेम बातें रिपीट होगी, बिल्कुल सेम। तो देखो क्या अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 31 आएगा अपने पास में, किसका? टैक्स इनवॉइस का। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुड्स के बारे में कि गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना चाहिए। तो गुड्स के केस में मैंने आपको वहां पे दो तीन टाइप बताए थे कि एक तो अगर गुड्स में रिमूवल हो रहा हो तो कब तक के टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। ड्यू डेट क्या हो जाएगी? ड्यू डेट हो जाएगी अपनी रिमूवल ऑफ गुड्स। इस डेट तक अपन को क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ये देखो मैंडेटरी नहीं है कि अपन इस डेट तक ही इश्यू करें। अगर इस डेट के बाद भी इश्यू करें ना तो उस पर कोई पेनल्टी फाइन नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर अपन इनवॉइस इश्यू करेंगे ना तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम जो ये ड्यू डेट आपकी रिमूवल की, इसी को कंसीडर करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो अगर ये जरूरी नहीं है अपना जीएसटी में कि अपन टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम ही इश्यू करें, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को ड्यू डेट याद रखना जरूरी है इसमें। तो अगर गुड्स में रिमूवल हो रहा हो तो कब तक इश्यू करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में रिमूवल नहीं हो रहा हो तो अगर जिस दिन डिलीवरी दी जा रही है उस गुड्स की, उस डिलीवरी की डेट तक क्या कर देंगे? टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देंगे। अगर गुड्स क्या हो रही हो, कंटिन्यूअस बेस पे दी जा रही हो या फिर एक्सेप्टेंस के बेस पे दी जा रही हो, तो इसी सिचुएशन में अपन कब तक टैक्स इनवॉइस कर सकते हैं? या तो एक्सेप्टेंस की डेट होती है, या फिर स्टेटमेंट। एक्सेप्टेंस की डेट के बजाय अपन लेते हैं 6 मंथ। 6 मंथ कहाँ से? रिमूवल से। जिस दिन वो अपने बिजनेस से, अपनी फैक्ट्री से वो गुड्स रिमूव हुई, या तो हो सकता है कि 6 महीने में अगले पार्टी की अपन को रिमूवल मिल जाए, तो रिमूवल की डेट कंसीडर कर लेंगे। या फिर अगर 6 महीने में वो रिमूवल नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो इसी सिचुएशन में 6 मंथ कंसीडर कर लेंगे अपन। यस सर। एक अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में। कंटिन्यूअस सप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था कि कंटिन्यूअस सप्लाई की कंडीशन में अपन कब तक टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे? जब तक उस सप्लाई के रिगार्डिंग वो सक्सेसिव स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा या फिर पेमेंट किया तब जाएगा, तक। उस देर तक हमें क्या करवाना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ये तो देखो अपन ने पढ़ा था गुड्स के केस में। फिर सर्विस के केस में पढ़ा था। सर्विस के केस में याद आ रहा है क्या पढ़ा था? सर सर्विस के केस में भी सेम था, बस उसमें ना कुछ कुछ जो सब सेक्शन थे ना उसमें चेंजेस थे। जैसे 31 डेज की जगह 61 डेज था। वो आरसीएम में था। आरसीएम में वो टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। तो सर्विस के केस में अपना टैक्स इनवॉइस अपन सर्विस के केस में कब तक इश्यू करते थे? अगर वो सर्विस दी गई है उसके विद इन 30 डेज में अपन को क्या करना पड़ता है? टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, जिस दिन वो सर्विस दी गई है उसके विद इन 30 डेज में, ठीक है। अगर वो सर्विस इस प्रकार की है, कोई भी बैंकिंग बैंकिंग कंपनी या फिर बीएफएसआई से रिलेटेड वो सर्विस दी गई है, तो ऐसे केस में 30 की बजाय अपन 45 डेज में क्या कर देंगे? टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर सर्विस कंटिन्यूअस बेस पे दी जा रही है, तो इसी सिचुएशन में अपन ने क्या पढ़ा था? वही सेम गुड्स की तरह सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट की डेट पढ़ा था, वही अपने टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट हो जाएगी। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई दी जा रही है, किसकी? सर्विस की दी जा रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है, तो इसी
Yes, sir. सर्विस के केस में अपन ने कंटिन्यूअस सप्लाई की कंडीशन में 3 डेट पढ़ी थी। 3 डेट कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस सप्लाई है। अगर यहाँ पे सर्विस के देते टाइम अगर पेमेंट की डेट फिक्स हो तो पेमेंट की डेट तक हमें इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होगी विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो विद इन 15 डेज अपना क्या हो जाएगा? टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट हो जाएगी। अगर पेमेंट की डेट अपन को सर्टेन नहीं है, पेमेंट की डेट मैंने आपको बताई नहीं है कि पेमेंट कब तक करना है, तो जिस दिन रियल में आपके द्वारा पेमेंट किया जाएगा वहां तक मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। या फिर तीसरा कि जो भी सर्विस दी जा रही है वो किससे लिंक करी हो, वो कंप्लीटेशन से वो लिंक करी हो, मतलब जो पेमेंट किया जाएगा वो उस इवेंट के कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा। तो इसी सिचुएशन में टैक्स इनवॉइस कब तक इश्यू किया जाएगा? उस इवेंट के कंप्लीट होने तक इनवॉइस से इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो अब देखो इसमें रीडिंग लगाते हैं एक बार। इसमें मेन तो आपको पूरा बता दिया, कुछ डिफरेंस आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक। फिर अपन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो देखो क्या बता रहा है, वेन एवर ए ट्रांजेक्शन टेक प्लेस डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आर इश्यूड। जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो क्या किया जाता है? डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इश्यूड। तो अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए जाते हैं। अब देखो टैक्स इनवॉइस के बारे में आपको पता है, टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करता है? केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी अपन देखेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन याद रखना कभी भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करता। वो क्या इश्यू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। Yes. तो ये क्या बता रहे हैं, जब क्या हो रहा हो, ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए जाते हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेज, अलग अलग सर्कमस्टांसेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा? एक तो बता रहा है अपन को टैक्स इनवॉइस इश्यू किया जाता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, या फिर बिल ऑफ सप्लाई इश्यू किए जाते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई तो नॉर्मली मैंने बता दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इश्यू किया जाता है, और टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इश्यू किया जाएगा। अब देखो टैक्स इनवॉइस कब तक इश्यू करना होता है उसके बारे में बता रहा है। जीएसटी एक्ट मैंडेट इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस एज द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। टैक्स इनवॉइस का सेक्शन कौन सा बताया गया अपन को? सेक्शन 31 बताया गया है। अब देखो क्या बता रहा है, एन इनवॉइस इज कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय ए सप्लायर। टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? सप्लायर इश्यू करेगा। किसके रिगार्डिंग? गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग करेगा। वो किसको इश्यू करेगा? टू ए रिसिपेंट को वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा। इट आइडेंटिफाई बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उस टैक्स इनवॉइस में कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन इन्वॉल्व होगा। दोनों पार्टी होंगी, सप्लायर और रिसिपेंट। एंड लिस्ट एंड डिस्क्राइब द आइटम सोल्ड। और उस टैक्स इनवॉइस में क्या लिखा जाएगा? जो भी आइटम या फिर जो भी गुड्स या सर्विस सोल्ड की गई है, दी गई है, उसके बारे में लिखा जाएगा। क्वांटिटी के बारे में लिखा जाएगा। डेट, प्राइस के बारे में और डिस्काउंट के बारे में, ये सारी डिटेल वहां पे मेंशन की जाएगी। जैसे अपन प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स इनवॉइस देखते हैं, कई बार अपन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहां से अपन को टैक्स इनवॉइस मिलता है। टैक्स इनवॉइस में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो सप्लायर का सबसे पहले तो अपन को देखने को मिलता है GSTIN, ऊपर ही ऊपर अगर आपने देखा हो तो, कि उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद उस Yes. पर्सन का नाम भी होता है, नाम भी होता है। और क्या मिलेगा अपन को? GST का रेट भी देखने को मिलेगा, वैल्यू भी देखने को मिलेगा, और अपन को डेट भी देखने को मिलेगी उसी में। उसके बाद क्या मिलेगा? अगर जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपन को देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलता है? एक प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी अपन को देखने को मिलता है टैक्स इनवॉइस में। तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलेगी किसमें? टैक्स इनवॉइस में। तो आगे आ जाएगा ये, देखो क्या क्या आएगा। तो क्या क्या बता रहा है कि टैक्स इनवॉइस में क्या मेंशन होना चाहिए? क्वांटिटी होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी का वो इनवॉइस है, डेट होनी चाहिए, उस पे प्राइस होनी चाहिए, और नेसेसरी अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। Yes, sir. अब देखो क्या बताया आगे, ए टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने बता दिया कि टैक्स इनवॉइस किसके द्वारा इश्यू किया जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। किसके लिए इश्यू किया जाएगा? अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो ही इश्यू किया जाएगा। देयर इज नो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब। टैक्स इनवॉइस का अपने फॉर्मेट नहीं बताया गया है कि इस फॉर्मेट में इश्यू किया जाएगा। सर्टेन फील्ड हाउएवर आर मैंडेटरी एंड दे हैव बीन स्पेसिफाइड। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड
या फिर कुछ ऐसी आइटम्स बता रखी है जिनको अपन को मैंडेटरी होगा क्या करना, उनको फिलअप करना है या उनको पूरा करना अपन को जरूरी होगा। जैसे कौन सा जीएसटी आईएन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, ये सारी चीजें। द इनवॉइस कुड बी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक। जो टैक्स इनवॉइस होता है वो मैनुअल, मैनुअल का मतलब हो गया हाथ से लिखा हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक दोनों टाइप से हो सकता है। नॉर्मली तो जो टैक्स इनवॉइस होता है वो कौन सा होता है, आजकल तो देखो इलेक्ट्रॉनिक के चलते हैं, लेकिन कई जगह अपन को मैनुअल भी देखने को मिल सकता है। The time limit for issuing invoice are to extreme importance as that as a major step in influencing the determination of time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट का हमें पता होना जरूरी है। टैक्स इनवॉइस के डेट का हमें पता होना जरूरी है, किस लिए, ताकि हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर सकें। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अगर गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो अब देखो क्या बता रहा है कि हमें टैक्स इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना चाहिए। द इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल। अब यहाँ पे देखो एक एक वर्ड यहाँ पैराग्राफ में लिख दिया, तो आप याद रखना है इसमें। सबसे पहले बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल के केस में अपन को इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा, बिफोर और एट द, देखो कहाँ तक बताया है कि मूवमेंट, जब तक उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा हो। यहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स, तो अपन को ये बता रहा है कि रिमूवल हो रहा है गुड्स में, तो रिमूवल की डेट तक अपन को क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। दूसरा अपन ने क्या बताया कि अगर उसमें रिमूवल नहीं हो रहा हो, मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो इसी सिचुएशन में कब तक करना पड़ेगा, डिलीवरी की डेट तक। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा हो तो इसी सिचुएशन में हमें कब तक इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, जिस दिन वो रिसिपिएंट को डिलीवरी दी जाएगी उस डेट से पहले पहले हमें इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो क्या बता रहा है अपन को, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस। अब देखो टैक्सेबल सर्विस के बारे में बता रहा है बीच में ही अपन को, तो सर्विस के बजाय एक बार यहाँ से देख लो, गुड्स का पूरा कर लेते हैं अपन। इन केस ऑफ देयर इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई, अब अगर गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई दी जा रही है तो इसी सिचुएशन में इनवॉइस कब तक दिया जाना चाहिए, या तो सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर सक्सेसिव पेमेंट ऑफ पेमेंट की डेट तक हमें इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद देखो अब सर्विस के बारे में देखो, सर्विस के केस में क्या बताया है। सर्विस के केस में अपन को बताया कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, अगर टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई की जा रही है तो इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना चाहिए अपन को, विद इन 30 डेज में हमें इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज 1 अप्रैल को आपको सर्विस दे रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ सर्विस की, तो इसके विद इन 30 डेज में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। लेकिन ये 30 डेज की जो लिमिट है ये अपनी 45 डेज की हो जाएगी। कौन से केस में हो जाएगी, अगर कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का केस है या फिर फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा कोई सर्विस दी जा रही है, तो उस केस में जो इनवॉइस होगा वो विद इन 45 डेज इनवॉइस इश्यू किया जाएगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था देखो इनवॉइस सर्विस के केस में क्या पढ़ा था कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही हो सर्विस की तो कब तक इश्यू करना पड़ेगा। तो देखो कब तक बता रहा है अपन को, देखो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कब तक बता रहा है, 3 डेट बताई थी मैंने ये वहां पे आपको। 3 डेट कौन कौन सी बताई थी, एक तो पेमेंट की डेट अगर सर्टेन हो, सर्टेन का मतलब पेमेंट की डेट फिक्स हो, जैसे 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना है तो इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना चाहिए, मस्ट बी इश्यूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो भी अपनी पेमेंट की ड्यू डेट है उससे पहले पहले हमें इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। कब, जब पेमेंट की ड्यू डेट सर्टेनेबल हो तो। अब अगर पेमेंट की डेट जो है वो असर्टेनेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसी सिचुएशन में अपन कब तक इश्यू करेंगे, ऑन और बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस डेट को हमें वो पेमेंट मिलेगा वहां तक हमें इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। तीसरा केस कौन सा हो सकता है कि अगर पेमेंट वो किससे लिंक कर रहा है, उस इवेंट से लिंक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप मेरे को फीस का पेमेंट कब कर देना, जब मैं जीएसटी की पूरी क्लास आपको करा दूं, मतलब जैसे अपना जीएसटी का सिलेबस कंप्लीट होता है आप मेरे को क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंप्लीटेशन से वो लिंक कर रहा है तो इसी सिचुएशन में लिंक कंप्लीट होने तक हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। नो सर। एक देखो गुड्स वाले केस में वो शायद मैंने नहीं बताया आपको, एक्सेप्टेंस वाला। एक्सेप्टेंस, अगर कोई भी गुड्स एक्सेप्टेंस के रूप में भेजी जाती है, मतलब सर अप्रूवल मतलब बेस पे अगर कोई भी गुड्स की सप्लाई की जाती है, तो अपन कब तक इनवॉइस को इश्यू करेंगे? एक तो अपन उसमें दो डेट लेते हैं, एक तो जिस दिन उस रिसिपेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, या तो वो डेट, या फिर जिस दिन अपन ने भेजा है वहां से अगले 6 महीने में एक्सेप्टेंस मिल गई उससे, तो एक्सेप्टेंस की डेट। अदरवाइज 6 मंथ को ही अपन क्या कर लेंगे, ड्यू डेट कंसीडर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स कब दी, जैसे मैंने 10th जुलाई को आपको गुड्स दी, 10th जुलाई 19 को, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन 6 महीने कंसीडर करेंगे। इसके दो केस हो सकते हैं, केस ए और केस बी। जैसे केस ए में तो आपने जो एक्सेप्टेंस दिए वो मेरे को दिए कब, 10th जुलाई के बाद में 10th अक्टूबर को दिए, 10th अक्टूबर 19 को दिए। और केस 20 में जो केस बी में आपने जो एक्सेप्टेंस दिए वो कब दिए मैंने, जैसे वो आपने दिए मेरे को 10th मई 20 को, 10th मई 20 को। तो अब अपन को टैक्स इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जिस दिन वो गुड्स रिमूव की गई वहां से अपन को 6 मंथ में एक्सेप्टेंस मिले क्या। तो देखो 10th जुलाई से लेकर अपन को एक्सेप्टेंस फर्स्ट केस में मिली है 10th अक्टूबर को, तो ये आई थिंक विद इन सिक्स विद इन मंथ आ 6। गया है ये। यस विद सर। इन 6 मंथ आ गया, तो केस वन में तो अपन इस डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। दूसरे केस में अपन को एक्सेप्टेंस मिली है वो 10th मई को मिली है, तो 10th मई देखो विद इन 6 मंथ कवर हो रहा है या नहीं। जैसे जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने तो अपना 19 में ही चला गया, और मई में हो गया 4-5 महीने। तो केस बी में अपना देखो विद इन 6 मंथ नहीं है, तो इसी सिचुएशन में अपन कौन सी डेट कंसीडर करेंगे, 10th जुलाई में 6 मंथ ऐड कर दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन। 10th जैन में अपनी क्या हो जाएगी, 10th Jan 20 ही अपनी क्या हो जाएगी, इनवॉइस की ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो एक एग्जांपल भी बताया, एग्जांपल और कर लेते हैं। इसमें क्या बताया है, मीनाक्षी एंटरप्राइजेज कोलकाता मेक से सप्लाई ऑफ गुड्स टू देरानी एंटरप्राइजेज, गाजियाबाद में उसने सप्लाई किया, किसने, मीनाक्षी एंटरप्राइजेज ने। द गुड्स वर रिमूव्ड, रिमूव्ड कब हुई, फैक्ट्री से 3rd मई को हुई, तो इनवॉइस कब तक इश्यू करना चाहिए? मैंने क्या बताया था, अगर रिमूवल हो रहा हो, गुड्स में मूवमेंट हो रहा हो, तो मूवमेंट तक ही अपन को क्या करना है, इनवॉइस इश्यू करना है। तो इनवॉइस की ड्यू डेट अपनी 3rd मई हो जाएगी। ठीक है। यस। यस सर। तो अपन को थर्ड थर्ड में तक इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और अब दूसरा एग्जांपल बता रहा है, मोन लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एक कंपनी है देखो इवेंट मैनेजमेंट की, तो ये क्या करिए, सर्विस दे रही है अपनी इवेंट की। फोटो फिल्म एजेंसी को एट कोलकाता 1 जून को इसने क्या दिया, सर्विस दिया। तो अपन को कितने दिन में टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, जिस दिन सर्विस दिया उसके विद इन 30 डेज। तो 1 जून को सर्विस दिया, तो इसके विद इन 30 डेज ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 30th जून अपनी ड्यू डेट हो जाएगी इनवॉइस इश्यू करने की। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद देखो अपन को सेक्शन 31 में क्या बता रहा है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या बता रहा है टैक्स इनवॉइस में। सबसे पहले बता रहा है नेम, एड्रेस और GSTIN किसका, सप्लायर का। जो भी टैक्स इनवॉइस होगा उसमें जो भी सप्लायर है उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए और उसका GST नंबर होना चाहिए। ये तीनों चीज कंपलसरी है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो भी टैक्स इनवॉइस होता है ना, वो सीरियल वाइज होना चाहिए। सीरियल वाइज का मतलब हो गया कि जैसे अगर मैंने आज 2 सप्लाई की, जैसे एक का तो मेरा टैक्स इनवॉइस था 101, उसके बाद 102 ही इश्यू करना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि 101 के बाद में मैं डायरेक्ट 201 इश्यू कर रहा हूँ, सीरियल वाइज चलना चाहिए वो। ठीक है। ओके सर। सीरियल नंबर होना जरूरी है। तीसरा अपन को बता रहा है कि डेट होना जरूरी है उसमें, कि किस डेट को वो सप्लाई की गई है, किस डेट को, सॉरी, वो इनवॉइस कब इश्यू किया गया है, वो डेट होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस में। चौथा अपन को क्या बता रहा है कि अगर रिसिपेंट, जैसे एक तो होता है सप्लायर, ये तो ऊपर वाली तीनों चीज तो सप्लायर से रिलेटेड हो गई। अब एक साइड में कौन है, रिसिपेंट। अब अगर ये रिसिपेंट रजिस्टर्ड है ना, तो टैक्स इनवॉइस में इसका GSTIN भी होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होने की।
अगर रजिस्टर्ड है तो इसका GSTIN भी होना जरूरी है। GSTIN के साथ इसका क्या होना जरूरी है, नाम भी होना जरूरी है, एड्रेस भी जरूरी है, ये सारी चीजें रिसिपेंट की भी होना जरूरी है। चौथी चीज क्या होनी चाहिए उसमें गुड्स के रिगार्डिंग HSN कोड होना चाहिए। HSN कोड होता है गुड्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इस HSN कोड की वजह से अपन को ये पता चलता है कि इस गुड्स पे कौन सी रेट अप्लीकेबल होगी, 5% होगी, 12 होगी, 18 होगी या 28 होगी। HSN कोड की मदद से अपन को ये पता चलता है, तो HSN कोड भी होना चाहिए उस पे। उसके बाद अपन को बता रहा है, क्या बता रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट भी उसमें मेंशन होना चाहिए, और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू पे GST चार्ज किया गया है। और यस रेट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स लगाया गया उस टैक्स का नाम होना चाहिए, CGST है, SGST है, IGST है, और साथ में रेट होनी जरूरी है। और क्या होना जरूरी है, अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स के अमाउंट होना जरूरी है। जैसे 1 लाख पे 10%, 10,000 रुपए टैक्स लगा तो वो होना जरूरी है। वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की वैल्यू होना जरूरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहाँ पे की गई है उस प्लेस का नाम भी जरूरी है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये अगर डिफरेंट स्टेट में या फिर डिफरेंट दूसरी जगह पे सप्लाई की गई है तो डिलीवरी का प्लेस होना जरूरी है। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बारे में भी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए कि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे कर रहा है या फिर RCA में रिसिपेंट टैक्स पे कर रहा है। यस सर। तो देखो लास्ट में अपन क्या बात कर रहे थे, एफसीएम और आरसीएम का भी मेंशन होना जरूरी है। और लास्ट में उस टैक्स इनवॉइस में क्या होना जरूरी है, सप्लायर के द्वारा साइन किए हुए होने जरूरी है। मतलब सप्लायर के साइन सिग्नेचर होने जरूरी है, या फिर सप्लायर ना कर रहा हो तो उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा साइन होना जरूरी है। तो ये बातें में होना जरूरी होता है। बोलो यहाँ से कोई डाउट है तो। नो सर नो। उसके बाद में देखो मोड्स के बारे में बताएगा अपन को। मोड के बारे में देखो ये थोड़ा नया लिए, मोड के बारे में बताएगा कि कुछ में तो कोशिश किया ना, ट्रिपलेट कॉपी, ट्रिपलेट बोलिए सर आपकी। ट्रिपलेट होती है कॉपी में, और सर्विस के केस में कॉपी में ही किया जाएगा। गुड्स के केस में ट्रिपल क्यों किया जाएगा, क्योंकि एक तो रिसिपेंट जाएगा ओरिजिनल, तो एक सप्लायर खुद रखेगा अपने पास, और थर्ड किसको दे देगा, वो ट्रांसपोर्टर को दे देगा। ट्रांसपोर्टर जिस गाड़ी में वो सामान जाएगा उस ट्रांसपोर्टर को, ड्राइवर को वो डॉक्यूमेंट्स या फिर इनवॉइस दे देगा। तो गुड्स के कंडीशन में तो ट्रिपलेट कॉपी में इश्यू किया जाएगा, और सर्विस के केस में डुप्लीकेट में। सर्विस आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तो ऐसे केस में एक तो ओरिजिनल कॉपी तो कौन ले जाएगा, जो रिसिपेंट है वो ले जाएगा, और डुप्लीकेट कौन रख लेगा, सप्लायर खुद रख लेगा। ठीक है। यस सर। देखो क्या बताया, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की कंडीशन में इनवॉइस क्या होना चाहिए, इश्यूड इन ट्रिपलेट कॉपी, ट्रिप्लिकेट कॉपी में होना जरूरी है, जिसमें ओरिजिनल तो कौन ले जाएगा, रिसिपेंट ले जाएगा, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर रख लेगा, और जो थर्ड कॉपी रहेगी वो कौन ले लेगा, वो सप्लायर ले लेगा, रख लेगा। सर्विस के केस में अपन को बता रहे हैं कि डुप्लीकेट में इश्यू किया जाएगा टैक्स इनवॉइस, ओरिजिनल रिसिपेंट के पास चला जाएगा और डुप्लीकेट सप्लायर रख लेगा। तो इसमें तो कुछ वैसे ज्यादा नहीं हो, थ्योरी है तो ये याद कर लेना आप। ठीक है। सर हाँ सर जी। गुड्स में ट्रिप्लिकेट होगा और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर सर्विसेज के केस में किस किस के पास रहेगा, एक तो जो सर्विस अरे होल्डर है सर्विस में वो। बताया ना, तो ओरिजिनल तो रिसिपेंट को दे देगा, ओरिजिनल तो रिसिपेंट को मिल जाएगी, और जो डुप्लीकेट कॉपी रहेगी वो किसके पास रह जाएगी, वो उस सप्लायर के पास रह जाएगी। और गुड्स के केस में 3% होते हैं। गुड्स के केस में आपको पता है कि जो गुड्स भेजी जाती है वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजी जाती है, तो ओरिजिनल कॉपी तो रिसिपेंट को मिल जाएगी, डुप्लीकेट जो कॉपी होगी वो ट्रांसपोर्टर को दे दी जाएगी, और ट्रिपलेट कॉपी होगी वो किसको दे दी, कौन रख लेगा, वो सप्लायर खुद रख लेगा। ट्रांसपोर्टर को इसलिए दी जाती है ताकि वो उसके पास आगे इन फ्यूचर अगर कोई भी मिल जाए उसको, GST ऑफिसर वगैरह मिल जाए, तो वो उसको डायरेक्ट दिखा सके कि मेरी गाड़ी में ये गुड्स हैं और इनका ये इनवॉइस है, इस इतनी वैल्यू का है और इतना टैक्स चुकाया हुआ है। पूरी जानकारी के लिए वो ट्रांसपोर्टर को दी जाती है।
सर्विस के केस में आपको पता है कि सर्विस से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से तो दी नहीं जाती, तो उस केस में अपन को डुप्लीकेट कॉपी इश्यू करनी होती है। ओरिजिनल तो कौन ले जाएगा? ओरिजिनल तो रिसिपेंट को मिल जाएगी और डुप्लीकेट सप्लायर खुद रख लेगा। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। अब देखो अपन को यहाँ पे क्या और बता रहा है, ये रिमूवल वाला बता रहा है, जो 6 मंथ वाला पढ़ा था ना अपन ने, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। Where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before at the time of supply for 6 months from the date of removal whichever is earlier। ये मैंने बताया कि अगर कोई भी गुड्स अप्रूवल बेस पे सेंड की जाती है तो अपन को इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ता है, या तो एक्सेप्टेंस की डेट या फिर 6 मंथ। 6 मंथ कहाँ से? जिस दिन अपन ने अप्रूवल बेस के लिए भेजा था, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वहां तक अपन को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। Here tax invoice shall include any revised invoice। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? रिवाइज्ड इनवॉइस भी इंक्लूड कर रहा है, इश्यूड बाय द सप्लायर। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इश्यू किया जाता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो टैक्स इनवॉइस में रिवाइज इनवॉइस को भी इश्यू इंक्लूड किया जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अर्लियर, जो भी सप्लाई पहले की गई है उसके रिगार्डिंग अगर कोई रिवाइज इनवॉइस इश्यू किया गया है तो उसे भी टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन तो specify the category of goods or service in respect of which a tax invoice shall be issued or any other document issued in relation to supply shall be deemed to be a tax invoice। तो ये बता रहा है कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी और डिटरमाइन कर सकती है गुड्स और सर्विस की, जिनके लिए टैक्स इनवॉइस जरूरी हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर एक देखो ये छोटा सा टॉपिक और है, ये छोटा सा वो बता दूं आपको एक्सेप्शन का। अपन ने ऊपर अब तक क्या पढ़ा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पे अपन को देखो 3 केस बता रहा है, अगर 3 एक्सेप्शन बता रहा है, इन एक्सेप्शन में क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी उसको रजिस्टर वो टैक्स इनवॉइस करना जरूरी नहीं होता। अब 3 एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं? तीनों कंडीशन एक साथ पूरी होंगी ना तभी अपन को इनवॉइस इश्यू नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज तो करना पड़ेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट नो टैक्स इनवॉइस इज टू बी इश्यूड व्हेन, कि टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा? द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200। जितनी भी आपने जितनी भी सप्लाई ने सप्लाई की है उस सबसे पहले अपने पास एक्सेप्शन आ रहा है द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी सप्लाई की गई है सप्लायर के द्वारा उसकी वैल्यू कितनी है? 200 से लेस देन है, मतलब या तो 100 रुपये है या 150 रुपये है। अगर 200 से कम है तो भी उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना जरूरी नहीं है। एंड इनमें देखो साथ में एंड लगा हुआ है, रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, दूसरा रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी इनवॉइस देना जरूरी नहीं है। तीसरा रिसिपेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इनवॉइस, जो रिसिपेंट है वो इनवॉइस की डिमांड नहीं कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ में पूरी होंगी ना तो टैक्स इनवॉइस जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपसे मैंने भी गुड्स खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी है? 150 रुपए है, तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई कि 200 से कम होना चाहिए, 200 से कम है। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड हो सकता है, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ जैसे, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो फिर चाहे 200 से कम की ही वैल्यू क्यों ना हो, अपन को टैक्स इनवॉइस इश्यू करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ऑल्सो वो खुद भी आईटीसी क्लेम करेगा, इसलिए उसके पास इनवॉइस होना जरूरी है। तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो भी टैक्स इनवॉइस नहीं दिया जाएगा। अब तीसरी बात कि जो रिसिपेंट है वो डिमांड नहीं कर रहा है, डिमांड किसकी? टैक्स इनवॉइस की वो डिमांड नहीं कर रहा है, तो इन 3 केस में अपन को क्या नहीं करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना पड़ेगा, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ होंगी तो। अगर इसमें जो रजिस्टर्ड है तो इसी केस में तो उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना ही होगा, चाहे तो वैल्यू 200 से कम हो या ज्यादा हो, उस वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिमांड नहीं कर रहा मतलब अगर डिमांड नहीं करेगा तो टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे? नहीं, अगर वो डिमांड ही नहीं कर रहा है कि मेरे को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे हम लोग हैं, हम टैक्स इनवॉइस लेकर करेंगे भी क्या? टैक्स इनवॉइस तो उसके लिए यूजफुल होता है जो आईटीसी क्लेम करता है रजिस्टर्ड पर्सन।
तो हमने 100-150 रुपया का तो सामान खरीदा है, उसके लिए टैक्स इनवॉइस का क्या करेंगे? नॉर्मली जो अपन मार्केट से खरीदते हैं तो भी अपन को जो सप्लायर होता है वो देता भी नहीं है अपन को, और अपन मांगते भी नहीं है उसे। अगर अपन डिमांड कर लें कि मेरे को टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो फिर तो टैक्स इनवॉइस उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अपन डिमांड नहीं करें जो रिसिपिएंट है, तो उसको टैक्स इनवॉइस देना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। उसके बाद देखो क्या बताया, इन स्टेट सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे। अब ऐसी सिचुएशन में देखो क्या बता रहा है अपन को, ऐसी सिचुएशन में जैसे हो सकता है आज के दिन की सप्लाई की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जैसे 4-5 सप्लाई कर रखी है, 100 रुपए की भी, 150 रुपए की भी, 160 की भी, 190 की भी, और 250 रुपए की भी, और 300 रुपए की भी। तो अब आपको पता है कि इन सप्लाई के लिए तो आपको टैक्स इनवॉइस करना इश्यू नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आप क्या करोगे कि इस प्रकार की अगर कोई सप्लाई की गई है ना जो 200 रुपए से कम वैल्यू की हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई हो और वो टैक्स इनवॉइस की डिमांड नहीं कर रहा हो, तो आप क्या करोगे, इन सारी सप्लाई का एग्रीगेट करके जो भी अपन ने जिस दिन इनकी सप्लाई की है उस दिन में लास्ट में क्या करेंगे, इवनिंग के टाइम पे इन सबका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू कर देंगे। कंसोलिडेटेड मतलब 100, 150, 250, 150, 400, 2 600, अप्रोक्स अपना 700 रुपये टोटल हो गया। तो 700 रुपये का अपन एक क्या कर देगा सप्लायर, जो आपको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दोगे इनका, तो कंसोलिडेटेड इश्यू बना दिया जाएगा इन सारी सप्लाई का। ठीक है, सर मतलब सारी चीजें एक में ही आकर और ऐसे एक में दिखा देगा। हाँ ओके सर। देखो अभी तो मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ आपको।